So we'll start with new topic, that is carbohydrates. Okay, so जो carbohydrates होते हैं आपके, so they are polyhydroxy aldehydes or ketones. Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones. Hydroxy aldehydes or ketones. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। मतलब इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड जो हमें पता है कि दैट इज बेसिकली योर CHO ग्रुप। एल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है आपका CHO ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज बेसिकली योर CHO ग्रुप और कीटोन क्या होता है आपका CO ग्रुप, ठीक है। सो जैसे हमें पता है अलग अलग टाइप की शुगर्स होती हैं, जैसे कुछ आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वी हैव डाइसेक्राइड, वी हैव पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। सो वी हैव योर मोनोसेक्राइड्स, we have your disaccharides, okay, so we have monosaccharides, disaccharides, and we have your polysaccharides, ठीक है। जैसे मोनोसेक्राइड्स के अंदर आपका कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, we have your galactose, we have your mannose, we have your fructose, ये सारी सारी आपकी 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। जो ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सब बेसिकली इनमें एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। और जो फ्रक्टोज है वो किस टाइप की शुगर आपकी कीटो शुगर, कीटो शुगर, ठीक है। ऐसे जो डाइसेक्राइड्स हैं उसमें आपका जैसे हम पढ़ेंगे माल्टोज के बारे में, we'll study about your lactose, we have your sucrose, we have mallebiose, we have salobiose, we have trehalose, ये सब क्या होते हैं आपके डाइसेक्राइड्स, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उसके अंदर हम जैसे आपका सेलुलोज, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे अभी डिटेल में, जैसे सेलुलोज हो गया, we have starch, we have your glycogen, we have your inulin, dextran, and we have like your chitin, ये सब क्या होते हैं आपके पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर योर पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट योर मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जितनी भी शुगर्स होती हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं, ठीक है। जब हमने अमीनो एसिड्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था
सारे अमीनो एसिड्स एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं और हमारे अंदर जितनी शुगर्स होती हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होती है, ठीक है। सो मोनोसेक्राइड्स, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एल ग्लिसरैल्डिहाइड होता है उसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने डी ग्लूकोज बनाऊं, डी ग्लूकोज, जैसे मान लो आपके पास ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी 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 एच टू ओ एच, तो जैसे यहाँ पर ओ एच ग्रुप है, इधर आपका एच, ओ एच 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 ओ एच एंड ओ एच एंड एच, ठीक है। सो जैसे ये वाला जो कार्बन है आपका, दिस वन, तो इसमें ओ एच आपका राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका डी ग्लूकोज, इसको हम क्या बोलते हैं आपका डी ग्लूकोज। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये तो हमने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इसमें रिंग स्ट्रक्चर बनता है। रिंग स्ट्रक्चर कब बनता है, जब ये OH, जब ये OH आपका बेसिकली यहाँ पर जाके आपका अटैक करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो केमिस्ट्री के अंदर जब भी अल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होती है, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, उसे बोलते हैं हम हेमी एसिटल, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड में जब भी रिएक्शन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका हेमी एसिटल। और जब अल्कोहल और कीटोन में रिएक्शन होती है, अल्कोहल प्लस कीटोन, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका हेमी कीटल, हेमी कीटल, उसे हम क्या बोलते हैं आपका हेमी कीटल, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे अल्कोहल और किसकी रिएक्शन हो रही है आपकी, दैट इज ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। जब भी अल्कोहल एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो क्या बनता है आपका हेमी एसिटल, ठीक है। तो ये ना रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे रिंग फॉर्मेशन में क्या बनेगा आपका कार्बन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ने जो आपका फिफ्थ कार्बन है, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो एक तरह से ना रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे CH2OH है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका H ही है, यहाँ पर आपका OH है, दिस इज H OH H, सॉरी यहाँ पर आपका HOH, यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका OH और H, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन हुई ना बेसिकली आपका जो OH ने किसके साथ रिएक्शन करी, एल्डिहाइड के साथ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डीलोकलाइज हो गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे OH, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है ना, एनोमर और एपीमर क्या होते हैं, ठीक है, कि क्या आपके एनोमर होते हैं, क्या आपके एपीमर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो OH कहाँ पर है आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट कार्बन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि OH अगर फर्स्ट कार्बन पर राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, क्या बोलते हैं अल्फा, ठीक है। और अगर यही OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता, जैसे OH यहाँ पर होता और H आपका यहाँ पर होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपकी
बीटा फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको हम, आपकी बीटा फॉर्म, ठीक है। भले ये दोनों आपस में एनोमर्स होते हैं। अगर H और OH की पोजीशन C1 ऑफ ग्लूकोस और C2 ऑफ फ्रक्टोज, कि ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2, अभी हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, तो उन्हें क्या बोलते हैं आपके एनोमर्स, ठीक है। सो बेसिकली एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार ना, आपको जैसे शुगर बना के दे देंगे, वो पूछेंगे कि एनोमर्स हैं एपीमर्स हैं, ठीक है। तो एनोमर्स का क्या मतलब होता है, इफ पोजीशन ऑफ H and OH, if position of H and OH varies on C1 of glucose or C2 of fructose, C1 of glucose और C2 of fructose, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, आपके एनोमर्स, ठीक है। तो फ्रक्टोज अभी हम करेंगे, अभी हमने क्या बनाया, C1 ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हाँ, किसी और पोजीशन पे वेरी करता है, जैसे कि आपका C1 ऑफ ग्लूकोज के अलावा जो बाकी पोजीशंस हैं, C2 है चाहे C4 है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एपीमर्स, ठीक है। इफ पोजीशन ऑफ H and OH varies on any other carbon, if position of H and OH varies on any other carbon, varies on any other carbon, so they are called apimers, they are called apimers, उन्हें क्या बोलते हैं आपके एपीमर्स, ठीक है। सो जैसे कि आपका मान लो ये आपका हमने बनाया था, ये ग्लूकोज बनाया, ठीक है। जैसे आप पोजीशन जो 2 है, जैसे ये आपकी पोजीशन 2 है, इस पे आप H और OH चेंज कर दो, ठीक है। जैसे OH को आप इधर ले आओ, H को इधर ले आओ, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या होता है, आपका एपीमर बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है ग्लूकोस और मैनोज, वो होते हैं आपके C2 एपीमर्स। अगर आप सेकंड पोजीशन पे चेंज कर दोगे तो मैनोज बन जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज गैलेक्टोज, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लूकोस एंड मैनोज, they are C2 apimers, glucose and mannose are C2 apimers, और जो ग्लूकोस एंड गैलेक्टोज है वो क्या होते हैं आपके C4 apimers, glucose and galactose are C4 apimers, C4 apimers। फिर जैसे अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, एक उन्होंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा था, एक उन्होंने मतलब स्ट्रक्चर बना रखा था लेकिन लिखा नहीं हुआ था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने क्या देखना था, ये कंपेयर ही करना था कि बेसिकली वो एनोमर्स हैं एपीमर्स हैं, ठीक है। जैसे एक आपको ग्लूकोज दिया हुआ है, क्योंकि पहले तो आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, कि कौन से कार्बन पे कहाँ पर H है कहाँ पर OH है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड पोजीशन पे चेंज करता हूँ तो उससे मैं क्या बोलता हूँ आपका, दैट इज मैनोज, और फोर्थ पोजीशन पे चेंज करता हूँ तो उससे मैं क्या बोलता हूँ आपका गैलेक्टोज, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो इस पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बेसिकली जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, जो रिंग फॉर्म बनाई है, उसे हम ना एक प्रोजेक्शन की फॉर्म में दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं हम आपकी हैवर्थ प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं आपकी हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास ये एक रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लूकोज में जो रिंग होती है उसे बोलते हैं पायरान रिंग, ठीक है। सो दिस इज योर पायरान रिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और एक रिंग से बाहर कौन सा हो गया आपका 6, ठीक है।
अब इसके लिए क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे ये मान लो मैंने अल्फा फॉर्म बनाई है, तो जो भी लेफ्ट में है, जैसे फर्स्ट कार्बन में लेफ्ट पे हाइड्रोजन है, सेकंड में भी लेफ्ट पे हाइड्रोजन है, थर्ड में OH है, फोर्थ में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो लेफ्ट में होता है उसको आपने ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट में है उसको मैं कहाँ पर लिखूंगा, ऊपर, और जो राइट में है उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, नीचे, ठीक है। राइट में है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, नीचे। तो जैसे फर्स्ट कार्बन है उसमें H लेफ्ट में तो ऊपर, सेकंड में भी H ऊपर OH नीचे, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, ठीक है। सो दिस इज कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या बन गया आपका, दैट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये अल्फा फॉर्म है, जैसे लिखा होता है ना, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। अब जैसे H यहाँ पर मैंने ऊपर बनाया है, ठीक है, जो हमने ये लिखा था ना, अगर H लेफ्ट में है तो अल्फा फॉर्म है, और अगर आपका यही मैं अगर OH ऊपर और H नीचे लिखता तो वो कौन सी फॉर्म होती है आपकी, बीटा फॉर्म, दैट विल बी योर बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, अल्फा और बीटा फॉर्म, ठीक है। ऐसे अगर हम अगर स्ट्रक्चर देखें आपका फ्रक्टोज का, क्योंकि जो फ्रक्टोज होती है वो एक तरह से कैसी शुगर होती है, कीटो शुगर, है ना। फ्रक्टोज कैसी शुगर होती है आपकी, कीटो शुगर। फ्रक्टोज में बेसिकली आपका क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, सो CO ग्रुप होता है। तो ये मैंने आपको भी बताया भी ना कि C2, क्योंकि फ्रक्टोज में जो एनोमर्स बोलते हैं वो हम C2 पोजीशन पे बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास स्ट्रक्चर है CH2OH CO CH OH C OH C OH CH2OH, तो जैसे ये है, ये अटैक करता है आपका इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिंग बनती है वो 5 कार्बन की, CH2OH कार्बन OH, मतलब इसमें रिंग में 4 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उसमें 5 थे ना, सॉरी, इसमें 4 इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कीटोन ग्रुप और अल्कोहल की रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, हेमी कीटल। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारा, दैट इज, तो यहाँ पर बेसिकली किसके बीच में रिएक्शन हुई है, OH और कीटोन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे अगर हम अल्फा और बीटा फॉर्म बनाए, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पर जो रिंग होगी वो फ्यूरान रिंग होती है, जैसे ये फ्यूरान रिंग है। तो एटम्स के नंबर वही है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। भले इसमें फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन दोनों रिंग से क्या आपके बाहर होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बनाया CH2OH OH OHH HOH HCH2OH, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इधर जो ये फॉर्म है इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, दिस इज अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है।
बीटा में वही करना है, उल्टा कर दो, OH ऊपर CH2OH नीचे। मतलब देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसा उसके अंदर रिएक्शन हो रही है, क्या ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन आता है वो एनोमर एपीमर पे आता है। अब जैसे यहाँ पर है ना, आप देख सकते हो कि जो पोजीशन है वो हमने कहाँ पर चेंज करनी है, सेकंड कार्बन पे, क्योंकि ये जो रिंग में ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड में अगर CH2OH ऊपर की तरफ है तो वो अल्फा फॉर्म है, और अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी बीटा फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर मोनोसेक्राइड। मेनली आपको ग्लूकोज का पता होना चाहिए, फ्रक्टोज क्या होता है, आपका मैनोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आइसोमर्स कितने होते हैं ग्लूकोज के। अगर आप ग्लूकोज में देखोगे ना कायरल कार्बन, तो ग्लूकोज के अंदर मतलब ये कार्बन, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों कायरल कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं है और लास्ट वाला नहीं है। तो ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है, 4, दैट इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके 4 है, तो जो नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4 विच कम्स आउट टू बी 16, ठीक है। तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होते हैं हमारे पास, दैट इज 16, ठीक है। डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में जैसे आपका माल्टोज आता है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, आपका माल्टोज, ठीक है। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जैसे यहाँ पर HOH HOH HOH, so this is one glucose and this is we have second glucose. तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली क्या बनता है आपका, माल्टोस। ठीक है, तो ये जो लिंकेज बनती है इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिंकेज बनती है, जो कि फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस एंड फोर्थ कार्बन ऑफ दिस, सो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। सो दिस इज योर माल्टोस, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो आपका जो लैक्टोज है, लैक्टोज बेसिकली किसका बना होता है आपका, दैट इज ऑफ ग्लूकोज एंड योर गैलेक्टोज, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्लूकोज होते हैं ये दोनों अल्फा है, दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज आल्सो अल्फा ग्लूकोज। इसके बाद जो है नेक्स्ट वी हैव दैट इज सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर लैक्टोज, ठीक है ना। जैसे कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है क्योंकि वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, तो लैक्टोज बेसिकली किसका बना होता है, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज,
बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास है OH HOH OH OH HCH2OH. This is beta galactose and this is beta glucose. ना जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे बीटा गैलेक्टोज, ठीक है। एक तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हमने OH ऊपर बनाया है, ठीक है। और गैलेक्टोज में मैंने आपको क्या बताया था कि जो फोर्थ कार्बन है उसमें पोजीशन वेरी करती है, ठीक है। जैसे OH मैंने यहाँ पर ऊपर बनाया, दिस इज योर बीटा गैलेक्टोज, और जैसे यहाँ पे OH ऊपर है तो ये क्या बीटा बीटा ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो वाटर रिलीज होता है ये थोड़ा जैसे डायगोनली रिलीज होगा ऐसे, दिस इज हाउ योर वाटर इज रिलीज्ड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे डायगोनल सा बॉन्ड बनता है। दिस इज योर लैक्टोज, ये किसका स्ट्रक्चर आपका लैक्टोज का, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4। इसके अलावा जैसे अभी ना हम एक कंसेप्ट करेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, किसी कोई भी शुगर अगर रिड्यूसिंग है तो उसका ना एनोमेरिक कार्बन फ्री होना चाहिए। फॉर ए शुगर टू बी रिड्यूसिंग its anomeric carbon has to be free, its anomeric carbon has to be free। एनोमेरिक कार्बन मतलब कौन सा होता है आपका, जो बेसिकली ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन और आपका फ्रक्टोज में सेकंड। सो फॉर ए शुगर टू बी रिड्यूसिंग इट्स एनोमेरिक कार्बन हैज टू बी फ्री, हैज टू बी फ्री, ठीक है। जैसे आपका जितने मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें तो बेसिकली आपका जो एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है। फ्री का क्या मतलब है, अब जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पर माल्टोज के अंदर इस C1 ने तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है, लेकिन ये वाला C1 आपका फ्री है, ठीक है, क्योंकि इसने भी आगे बॉन्ड नहीं बनाया। तो आपका जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है ना, क्योंकि ये वाला एनोमेरिक कार्बन आपका फ्री है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया, अब ये भी फ्री है, ठीक है। तो जहां पर भी एनोमेरिक कार्बन फ्री है, चाहे वो मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे डाइसेक्राइड है, चाहे पॉलीसेक्राइड है, तो जहां पर भी आपका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा उसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज रिड्यूसिंग, दैट शुगर इज रिड्यूसिंग, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने माल्टोज लिखा है तो माल्टोज को जैसे हम क्या लिखते हैं, अगर इसको हम अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल पायरेनोसाइल 1,4 अल्फा डी
ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। सो दिस इज योर माल्टोज, ठीक है। ऐसी जो लैक्टोज है उसका बेसिकली हम क्या नाम लिखेंगे, अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइल, 1,4 बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, so, ये भी बीटा होगा आपका, दिस इज बीटा, ठीक है। उसमें अल्फा था, इसमें क्या आपके दोनों बीटा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। सो दिस इज योर लैक्टोज। तो ये दोनों के दोनों क्या आपके रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। मतलब अभी तक जितनी हमने पढ़ी है, जैसे अभी तक हमने ग्लूकोज पढ़ा, हमने आपका मैनोज पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको गैलेक्टोज बताया, ठीक है। इसके अलावा हमने लैक्टोज जैसे अभी पढ़ा है। इसके अलावा आपका वी हैव दैट इज माल्टोज। ये सारी की सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सुक्रोज पढ़ेंगे, ठीक है। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वो हम देखेंगे ऐसा क्यों है। तो ये सारी तो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, बेसिकली जो आपका सुक्रोज, ठीक है, जो हमारी मतलब जो चीनी होती है आपकी, दैट इज C12H22O11, ठीक है। तो जो सुक्रोज होती है दैट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि ये किसकी बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी कारण क्या होती है आपके ये, इट इज ए बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों एनोमेरिक कार्बन ने बॉन्ड बना लिया तो वो शुगर क्या हो जाती है आपकी, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, सो वी हैव ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज अल्फा फॉर्म होती है, फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म होती है। सो HOH OHH HOH HCH2OH. So this is C1 of glucose and C2 of fructose. HCH2OH OH HOH और यहाँ पर आपका क्या है, CH2OH। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये है, ये फर्स्ट C1 ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये C2 है, ठीक है। तो ये दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज and C2 of fructose। ये दोनों किसमें इन्वॉल्व है, आपके बॉन्ड में, सो दैट इज बेसिकली 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोसाइल 1,2 बीटा फ्रक्टो फिरानोसाइड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज जो होती है वो बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग नेचर है, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपकी जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का रीजन ये है कि दोनों एनोमेरिक कार्बन जो है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भी हमारे पास डाइसेक्राइड्स होते हैं, जैसे एक हमारे पास होती है ट्री हेलोस, ये फंगस में मिलती है। वी हैव ट्री हेलोस। ट्री हेलोस किसमें मिलती है? फाउंड इन फंजाई। ठीक है, ये किसका बना होता है? 2 ग्लूकोज का, 2 अल्फा डी ग्लूकोज। टू अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1 1, अल्फा 1 1, ठीक है। कौन सी लिंकेज होती है आपकी? अल्फा 1 1। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि तो ट्री हेलोस बेसिकली किसमें मिलती है आपको? फंगस के अंदर। अब जैसे दोनों एनोमेरिक कार्बन आपके इन्वॉल्व है, तो ये भी आपकी कैसी शुगर होगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपको पता नहीं चाहिए कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी आपकी नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो बेसिकली ट्री हेलोस में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें अल्फा 1 1 लिंकेज होती है, तो ये आपकी कौन सी शुगर होती है? इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। फिर एक जैसे हमारे पास होती है मेलीबायोज। मेलीबायोज, मेलीबायोज जो होती है ये लेग्यूम्स में मिलती है, फाउंड इन लेग्यूम्स, फाउंड इन लेग्यूम्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? जो डी ग्लूकोस है एंड डी गलैक्टोज, डी ग्लूकोस एंड डी गलैक्टोज are linked together by alpha 1 6 linkage, by alpha 1 6 linkage। ये किसमें होता है? मेलीबायोस में। ऐसे हमारे पास एक है आपकी सैलोबायोस। तो जो सैलोबायोस होता है ये ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, और इसमें कौन सी लिंकेज होती है आपकी? बीटा 1 4, बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ट्री हेलोस में अल्फा 1 1, मेलीबायोस में अल्फा 1 6 और सैलोबायोस में बीटा 1 4। सो ये बेसिकली हमने क्या पढ़े आपके? डाइसेक्राइड्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको माल्टोज बताया, लैक्टोज बताया, सुक्रोज बताया और कुछ ये शुगर्स बताई, ट्री हेलोस, मेलीबायोस, सैलोबायोस। ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस आते हैं लिंकेज के ऊपर जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं इन्वर्ट शुगर सिरप, ठीक है, कि इन्वर्ट शुगर सिरप क्या होता है? इन्वर्ट शुगर सिरप। सो इन्वर्ट शुगर सिरप बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारे पास सुक्रोस है, ठीक है। जो सुक्रोस है उसकी जो रोटेटरी होती है दैट इज प्लस 66.5 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे डिस्कस करते हैं इन्वर्ट शुगर सिरप, तो सुक्रोस का जो एंगल होता है वो होता है प्लस 66.5, ठीक है। तो प्लस का मतलब है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो सुक्रोज से बेसिकली क्या बनता है आपका? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज,
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जैसे ग्लूकोज का जो एंगल है वो है प्लस 52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज का जो एंगल है वो है माइनस 92 डिग्री, माइनस 92 डिग्री। तो इन दोनों को मिला के जो नेट आएगा वो आएगा माइनस 39.5, क्योंकि दो कंपोनेंट में हुआ तो दो से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया, माइनस 19.75 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जब सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रोरेटरी होता है, और जब उससे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो गए तो वो क्या हो गया आपका लीवो रोटेटरी। ठीक है, तभी से हम क्या बोलते हैं आपका इनवर्ट शुगर सिरप। क्या बोलते हैं हम, इनवर्ट शुगर सिरप। ठीक है, जैसे एक बार एग्जाम में एक लाइन आई, ठीक है, जैसे उसने लिखा कि स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन of sucrose, is equal to the sum of specific rotations or specific rotation of D-glucose and D-fructose, D-glucose and D-fructose and D-fructose. क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आती है आपकी गलत। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये एंगल डिफरेंट है और दोनों को जो सम कर रहे हो वो एंगल डिफरेंट है। हाँ, अगर ये लिखा होता है इज नॉट इक्वल, तब आपका क्या होता, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं आपका इनवर्ट शुगर सिरप। ठीक, सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स के अंदर बेसिकली आपका जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार्च। ठीक है, तो जो स्टार्च होता है, क्योंकि जो प्लांट्स हमें पता है कि प्लांट्स ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, आपकी स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, in the form of starch, in the form of starch। जैसे इसमें दो कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के अंदर, so one we have amylose and one we have that is amylopectin, amylopectin, amylose and amylopectin। जैसे amylose जो होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, amylose क्या होती है आपकी स्ट्रेट चेन, और इसमें क्या होती है अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4। जो अमाइलोपैक्टिन है उसके अंदर मतलब अल्फा 1,4 तो होता ही होता है, साथ में आपका अल्फा 1,6, साथ में क्या होता है आपका अल्फा 1,6। ठीक है, जैसे ये है ना, ये आपके ग्लूकोज हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 सो ऑन। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, कई जगह पर ब्रांचिंग होती है, ऐसे ब्रांचेस होती हैं। ये क्या होती है आपकी ब्रांचेस। ठीक है, मतलब ब्रांचेस में भी ये ग्लूकोज ही है। ठीक है, सो बेसिकली जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है, मान लो मैंने दिखा दिया इतना पार्ट जो है वो आपका स्टेट चेन है। ठीक है, तो ये है अमाइलोज, जिसमें स्टेट चेन प्लस ब्रांचिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, दिस इज अमाइलोज और ये आपका क्या है अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 होती है, अमाइलोपैक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6
दोनों होती हैं। If we talk about the percentage, amylose makes 15 to 20%, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो amylose है वो होता है 15 to 21%, 20%, which is basically a non-branching helical structure. Non-branching helical structure और जो बेसिकली आपका एमाइलोपैक्टिन है, एमाइलोपैक्टिन जो है वो कितना होता है आपका 80 to 85%। तो ये बेसिकली होता है, ये ब्रांच्ड होता है, दैट इज ब्रांच्ड चेन्स कंपोज्ड ऑफ composed of 24 to 30 glucose, 24 to 30 glucose residues united by 1,4 linkages in the chains, linkages in the chain, and by 1,6 linkages at branch point, at branch point. Okay, so this is your amylopectin. So amylose नॉन ब्रांचिंग हेलिकल स्ट्रक्चर, एमाइलोपैक्टिन में आपका ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन कॉमनली आता है कि जैसे कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपका सीड जर्मिनेशन में जिनका रोल होता है, सो दे आर बेसिकली जिब्रेलिन्स, ठीक है। जिब्रेलिन्स का किस में रोल होता है आपका इन सीड जर्मिनेशन, ठीक है। जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, responsible for seed germination by enhancing alpha amylase activity, by enhancing alpha amylase activity, alpha amylase activity, ठीक है। जैसे बेसिकली क्या होता है ना, मान लो ये आपका एक सीड है, ठीक है, तो सीड के अंदर क्या है, स्टार्च, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करते हैं, वो अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, ठीक है। अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी क्या करती है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देती है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ऐसे ग्लूकोज जो होता है उसका लेवल सीड के अंदर आपका बढ़ गया, ठीक है। तो अंदर की कंडीशंस क्या होगी, हाइपरटोनिक, क्योंकि अंदर ग्लूकोज काफी ज्यादा हो गया। तो अंदर की कंडीशंस अगर हाइपरटोनिक है तो जो वाटर है वो आपका अंदर आएगा, ठीक है। जो बाहर से वाटर है वो क्या आएगा आपका अंदर, और बाहर से वाटर अगर आपका अंदर आएगा तो क्या होगा, जो सीड है वो स्वेल करेगा और फिर वो क्या करेगा आपका, वो बस्ट कर जाएगा। यही होता है ना जर्मिनेशन के अंदर, आपका सीड की स्वेलिंग होती है, फिर वो बस्ट करता है, और फिर जो आपका उसमें जो रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियो का वो रूट बनाता है, और जो प्लूम्यूल पार्ट है वो आपका शूट बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। तो जिब्रेलिन्स, तो जैसे अलग अलग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, तो जिब्रेलिन्स का किसमें रोल होता है आपका सीड जर्मिनेशन में। और एक तरह से जो बायो एसे होता है, किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ना अलग अलग बायो एसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सिन का अवेना कर्वेचर टेस्ट होता है। तो ऐसे ही जिब्रेलिन का जो अल्फा माइलेज एक्टिविटी है, इसको हम एज ए आपका बायो एसे भी बेसिकली इसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है दैट इज एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च।
एनिमल स्टार्च, इसमें भी आपका अल्फा डी ग्लूकोस, ठीक है। सो जो ग्लाइकोजन होता है ये ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, मोर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, more highly branched structure than amylopectin, more highly branched structure than amylopectin, amylopectin, it is more highly branched structure than amylopectin। तो इसमें भी वही अल्फा 1,4 तो होगा ही होगा, और साथ में आपका अल्फा 1,6। नेक्स्ट हमारे पास होता है इन्युलिन। इन्युलिन किसका पॉलीमर होता है? आपका फ्रक्टोज का। इन्युलिन, इन्युलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। और कौन सी लिंकेज होती है आपकी? बीटा 2,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 2,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन्युलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, और उसमें कौन सी लिंकेज होगी आपकी? बीटा 2,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक होता है डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान, जो डेक्स्ट्रान होते हैं बेसिकली ये ब्रांच्ड पॉली टी ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? डेक्स्ट्रान आपको किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर। दीज आर बैक्टीरियल and yeast polysaccharides, these are bacterial and yeast polysaccharides made up of alpha 1,6 linked, made up of alpha 1,6 linked poly D glucose, poly D glucose, and have alpha 1,3 branches, alpha 1,3 branches, and some have alpha 1,2 and alpha 1,4 branches, alpha 1,2 and alpha 1,4 branches, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? डेक्स्ट्रान, ठीक है। सो डेक्स्ट्रान आर बैक्टीरियल एंड यीस्ट पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ अल्फा 1,6 लिंक पॉली डी ग्लूकोज। इसके अलावा इसमें अल्फा 1,3 और कईयों में अल्फा 1,2 और अल्फा 1,4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलोज। सो दैट इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसमें बेसिकली कौन सी लिंकेज होती है आपकी? बीटा 1,4, बीटा 1,4। जैसे होता है ना, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि हमारे अंदर जैसे अल्फा माइलेज होता है, और अल्फा माइलेज कौन सी लिंकेज को ब्रेक करता है? अल्फा 1,4 को, ना कि आपका बीटा 1,4 को, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट सेलुलोज, इट इज chief constituent, cellulose is chief constituent of the framework of plants, it is not soluble in ordinary solvents, it is not soluble in ordinary solvents, and consists of
of beta D glucopyranose units linked by beta 1,4 bonds, beta 1,4 bonds to form long comma state chains, long comma state chains strengthened by cross-linked hydrogen bonds, strengthened by cross-linked hydrogen bonds, Yes, so cellulose is the chief constituent of the framework of plants. It is not soluble in ordinary solvents और इसमें बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज के बीच में बीटा 1,4 बॉन्ड होता है और जो चेन्स होती हैं, स्टेट चेन्स होती हैं, दे आर स्ट्रेंथेंड बाय क्रॉस लिंक्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. सो जो हमारे we cannot digest cellulose because we do not have the enzyme machinery to digest beta 1,4 linkage. ठीक है. फिर नेक्स्ट इसमें जैसे कि काइटिन जो बेसिकली एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड बेसिकली आपका जो फंगल सेल वॉल में होता है. ठीक है. इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन. ठीक है ना. ये सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इन्यूलिन है, डेक्स्ट्रान है, सेलुलोज है, काइटिन है. सो दीज ऑल आर बेसिकली होमोपॉलीसेकेराइड क्योंकि इसमें अलग अलग सब यूनिट्स नहीं है क्योंकि कई बार वैसे लिख देते हैं ना हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है. सो जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे क्या आपके होमोपॉलीसेकेराइड. इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन linked together by beta 1,4 glycosidic linkage, linked together by beta 1,4 glycosidic linkage, ठीक है. और ये कहाँ पर काइटिन जो बेसिकली फंगल सेल वॉल होगी और जो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट है, फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ chitin, exoskeleton of insects. So next topic we have that is glycose aminoglycans जिसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स. ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ complex carbohydrates characterized by their amount of amino sugars, and uronic acids, ठीक है. तो इनमें अमीनो शुगर्स और यूरोनिक एसिड्स होते हैं. लेकिन जब ये जो अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड प्रोटीन के साथ लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन. when these chains are attached to a protein molecule, comma कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन. ठीक है ना. ये दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन में यूरोनिक एसिड और आपके अमीनो शुगर्स हैं, लेकिन जब ये चेन्स प्रोटीन के साथ लगी होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका
प्रोटियोग्लाइकन, क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन। जैसे हमारे पास बात करें अगर हम ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स की, ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स, तो इसमें जैसे सबसे पहले हमारे पास है दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है दैट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूक्यूरोनिक एसिड and N-acetyl glucosamine, and N-acetyl glucosamine, glucosamine, that is your hyaluronic acid। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कॉन्ड्रोइटन 4 सल्फेट, कॉन्ड्रोइटन 4 सल्फेट, 4 सल्फेट। सो कॉन्ड्रोइटन 4 सल्फेट जो होता है वो किसका बना होता है, बीटा ग्लूक्यूरोनिक एसिड and N-acetyl galactosamine sulfate, and N-acetyl galactosamine sulfate, galactosamine sulfate, मीन सल्फेट। ठीक है। कॉन्ड्रोइटन 4 सल्फेट इसका बना होता है बीटा ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामीन सल्फेट। ठीक है। जैसे कॉन्ड्रोइटन होता है ना, ये बेसिकली हमारे कार्टिलेज का पार्ट होता है। ठीक है। जैसे बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे ये एक बोन है, ठीक है, और ये मान लो दूसरी बोन है, तो इनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है। जो कार्टिलेज है वो कुशन का काम करता है। ठीक है ना, कि दोनों के बीच में कुशन है, जब तक ये कुशन है तो बोन्स आपस में वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ठीक है। लेकिन जो होता है ना एजिंग के साथ, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कहते हैं ना कि बेसिकली पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो बेसिकली ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है, कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे को रब करना स्टार्ट करती हैं, इनके बीच में रबिंग होती है, तो फिर क्या होता है, गैप आ जाता है, जो बोन्स हैं उसके बीच में क्या आ जाता है, आपका गैप आ जाता है। ठीक है। तो फिर डॉक्टर वगैरह कॉन्ड्रोइटन सल्फेट के इंजेक्शन भी लिख के देते हैं कि लेकिन दिस इज नॉट ए परमानेंट क्योर। ठीक है। क्योंकि एट द एंड तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपका कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, तो उनको जो मेडिसिन वगैरह दी जाती है तो उसके अंदर कॉन्ड्रोइटन सल्फेट भी होता है। ठीक है। सो हिपैरिन, सॉरी हाइल्यूरोनिक एसिड अभी हमने पढ़ा, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट पढ़ा, एंड थर्ड वी हैव हिपैरिन। ठीक है। हिपैरिन आपका एंटीकोगुलेंट है, हिपैरिन क्या आपका एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट। जैसे हिपैरिन किसका बना होता है, सल्फेटेड ग्लूकोसामीन, सल्फेटेड ग्लूकोसामीन एंड सल्फेटेड एडियूरोनिक एसिड, सल्फेटेड ग्लूकोसामीन एंड सल्फेटेड एडियूरोनिक एसिड, दैट इज योर हिपैरिन। ठीक है। हिपैरिन आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट। तो ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, आपके ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स के। ऐसे जैसे मैं अगर प्रोटियोग्लाइकन से एग्जांपल लिखूं, ठीक है, बस नाम ही याद रखना है आपने इनका ना, एक सिंडेकन होता है, एक एग्रीकैन और एक बीटा ग्लाइकन। ठीक है। क्योंकि जब ये अमीनो एसिड और शुगर्स वाली चेन जो है, जब ये किसी साथ लग जाती हैं, जो अमीनो शुगर्स और यूरोनिक एसिड्स वाली चेन प्रोटीन के साथ लग जाते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन। इसमें तीन एग्जांपल आपने याद रखने हैं, सिंडेकन, एग्रीकैन एंड बीटा ग्लाइकन। ठीक है। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये जस्ट आपको नाम पता होने चाहिए, सिंडेकन, एग्रीकैन एंड बीटा ग्लाइकन। ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे अभी तो मैंने ये प्रोटियोग्लाइकन लिखे हैं, एक टर्म और होते हैं हमारे पास, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन को हम म्यूकोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन को और क्या बोलते हैं हम, आपका म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। सो जो ग्लूकोस होता है वो मोस्ट होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में नहीं होता है,
अपार्ट फ्रॉम कोलेजन, ठीक है, ग्लूकोज इज नॉट फाउंड इन mature glycoproteins, mature glycoproteins apart from collagen, apart from collagen, comma, and in contrast to the glycose aminoglycans and proteoglycans, comma, uronic acids are absent. Proteoglycans, comma, uronic acids are absent. जो भी हमने पढ़े ना प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन, उन दोनों में तो आपके बेसिकली क्या प्रेजेंट है, उन दोनों के अंदर तो आपके यूरोनिक एसिड्स हैं, लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर आपके यूरोनिक एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। सो वी गो थ्रू द लेक्चर जो आज हमने पढ़ा है। सो सबसे पहले मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स बताए, ठीक है, कि मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, एपिमर्स, एनोमर्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हमने पढ़ी आपकी। इसके अलावा बेसिकली जो सुक्रोस है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में हमने स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन, डेक्सट्राम, सेलुलोज, काइटिन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स के आपको नाम पता होने चाहिए। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स में अमीनो शुगर्स और यूरोनिक एसिड, तो जैसे इसमें हाईली यूरोनिक एसिड कॉन्ड्रोइटन सल्फेट, वी हैव हिपैरिन, और प्रोटियोग्लाइकन में सिन, डेकन, एग्रीगेन एंड बीटा ग्लाइकन, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन या जिसे हम म्यूकोप्रोटीन्स बोल रहे हैं, ग्लूकोज इज नॉट फाउंड इन मैच्योर ग्लाइकोप्रोटीन्स अपार्ट फ्रॉम कोलेजन, and in contrast to the glycose aminoglycans and proteoglycans, uronic acids are absent.